मैं डॉक्टर संतोष प्रभु, प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी और प्रमुख न्यूरोसर्जन, विम्स हॉस्पिटल कोल्हापुर। आज मैं आपको दिमाग में पैदा होने वाले एक बहुत ही कठिन किस्म के बीमारी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इस बीमारी को AV मैलफॉर्मेशन यानी कि आर्टेरियो वीनस मैलफॉर्मेशन ऐसे कहा जाता है। ये AVM क्या होता है? ये दिमाग के अंदर खून के नसों की एक गुठली तैयार हो जाती है। एक किस्म से जैसे पतंग का मांझा जब उसका ऐसे एक किस्म का नॉट हो जाता है, उस किस्म से खून की जो नसें हैं, खून जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं और वेन्स कहते हैं, इनके बीच का एक किस्म का ब्लड वेसल्स का वहाँ पर नॉट या गांठ पैदा हो जाता है। ये गांठ ऐसे रहता है जिसमें बहुत तेज़ मात्रा में, बहुत हेवी स्पीड से खून बहता रहता है। तो ये दिमाग में हो जाता है। ये होने का कारण क्या है? तो कारण ये है कि ये पैदाइशी खून के नसें जो दिमाग में हैं उनमें कोई डिफेक्ट पैदा होता है, और जैसे अपनी उम्र बढ़ती है वो मैलफॉर्मेशन भी धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और अक्सर 18-20 की उम्र के बाद में इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो नॉर्मली खून अपने दिल से, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ऐसा खून दिमाग को आता है। खून की इन नसों को छोटा छोटा ब्रांचिंग होता है और दिमाग के पेशियों को ऑक्सीजन से भरपूर खून पहुंच जाता है। वो पेशियां इसमें से ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेती है और उस खून का रंग जो लाल होता है बदल के नीला हो जाता है, और फिर वो नीला के ज़रिए वो अशुद्ध खून अपने दिल को वापस आता है। दिल फिर उसको पंपिंग करता है फेफड़े में, जहाँ उसमें ऑक्सीजन वापस से भरा जाता है, और वो खून अपने दिल के लेफ़्ट साइड को वापस आता है, जहाँ से वो ऑक्सीजन से शुद्ध खून वापस दिमाग में या शरीर में पंप हो जाता है। ये नॉर्मल सिस्टम है। मगर AV मैलफॉर्मेशन में ये खून की गुठली निर्माण होने की वजह से उसमें खून बहुत तेज़ी से घूमता है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी पेशियां नहीं होती हैं, तो लाल खून जो आर्टरीज की तरफ से उसमें घुसता है वो वैसे के वैसे लाल नीला में चला जाता है, और ये जो खून की उसमें नसें हैं बहुत पतली होने की वजह से उनको फट के हेमरेज पैदा होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब ये AV मैलफॉर्मेशन पेशेंट में क्या लक्षण निर्माण करता है? जब तक वो फूटा नहीं है तब तक वो माइल्ड किस्म के लक्षण निर्माण करता है, जैसे कि उसके होने की वजह से मिर्गी हो सकती है, फिट्स आ सकते हैं। अगर आपको पहली बार फिट्स आए हैं ज़िंदगी में तो आपने न्यूरोसर्जन को मिलके उसकी जांच पड़ताल करवाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा लक्षण जो उसमें होता है वो सिर दर्द होता है। बहुत तेज़ नहीं होता है, माइल्ड किस्म का सिर दर्द होता है। तीसरा लक्षण जो होता है वो गुठली है वो दिमाग के कौन से हिस्से में है उसके ऊपर निर्भर रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें तेज़ खून घूमता रहता है, तो आजू बाजू के दिमाग का खून वो खींच लेता है। इसको स्टील फिनोमेना कहते हैं अंग्रेज़ी में। स्टील मतलब चोरी करना। तो बाजू के दिमाग का खून वो चोरी करता है और आगे फेंक देता है, तो उस दिमाग को खून कम मात्रा में पहुंचती है। उसकी वजह से उस दिमाग का कार्य बिगड़ जाता है, और समझो वो आपके दिमाग के हाथ पैर के कंट्रोल करने वाले में हिस्से में है, तो आपके हाथ और पैर की ताकत कम हो जाती है। बोलने के केंद्र में है तो ज़बान भारी हो जाती है। आँख में देखने का जो केंद्र यहाँ पीछे होता है उसमें अगर वो पैदा हो जाए मैलफॉर्मेशन, तो आँखों की रोशनी कम आने शुरू हो जाती है। इस किस्म के लक्षण उसमें होते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बोला, खुदा न खास्ता
अगर किसी वजह से आपके दिमाग का प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे आप खांसते हैं ज़ोर से या टॉयलेट करने के समय ज़ोर लगाते हैं, तो ये मैलफॉर्मेशन की पतली पतली नसें अचानक से फट जाती है और तेज़ सप्लाई होने की वजह से दिमाग में देखते देखते एक ब्लड का क्लॉट यानी खून की गुठली निर्माण हो जाती है और वो गुठली आपके बदन में पैरालिसिस पैदा कर सकती है, आपके होश कम हो सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं और आपकी जान को भी खतरा इस ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है। तो एवी मैलफॉर्मेशन की ट्रीटमेंट वो फटने से पहले करना होशियारी का काम रहता है और जैसे ही कोई लक्षण पेशेंट में निर्माण हो जाए उसने अपने न्यूरोसर्जन को त्वरित या तुरंत दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार आप न्यूरोसर्जन के पास गए तो न्यूरोसर्जन आपकी जांच करेंगे, उसके बाद उनको ये शक लगा तो वो आपको अगले टेस्ट करने को बताएंगे। वो कौन से टेस्ट है? अगर आप ब्लीडिंग के साथ पहुंच गए हैं वहाँ तो पहली टेस्ट होगी एक दिमाग का सीटी स्कैन, उसमें वो खून की क्लॉट दिखेगी। मगर अगर फटने के पहले आप न्यूरोसर्जन के पास जाएंगे तो पहला टेस्ट वो मांगेंगे, उसको MRI बोलते हैं। MRI और MRA मतलब MR एंजियोग्राफी, ये दोनों टेस्ट में 100% ये एवी मैलफॉर्मेशन दिखेगा, उसकी साइज़ पता चलेगी, वो कहाँ पर है ये मालूम चलेगा और उसको कितनी नसें सप्लाई हो रही, ये सारी चीज़ें जो एक सर्जन को जानना बहुत ज़रूरी होता है, वो सारी चीज़ें इस MRI में न्यूरोसर्जन को पता चलेगी। इसके बाद अगला टेस्ट वो मांगेंगे, वो है या तो आपका CT एंजियोग्राफी विथ 3D रिकंस्ट्रक्शन वो मांगेंगे या आपका DSA मतलब डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी नाम की टेस्ट करेंगे, जिसमें उस मैलफॉर्मेशन का एंजियो आर्किटेक्चर मतलब उसको कितनी नसें फीड कर रही है, वो कितना बड़ा है, उससे बाहर निकलने वाली नीलाएँ कितनी बड़ी है, कहाँ जा रही है, कौन सी मेन नीला में जाके मिल रही है, ये सारे डिटेल्स ये DSA या CT एंजियो से न्यूरोसर्जन को पता चलेंगे। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट आपको करवानी पड़ेगी। तो पहली ट्रीटमेंट आपको देंगे फिट्स बंद करने की दवा। दूसरी ट्रीटमेंट, यदि आपका वो मैलफॉर्मेशन फट गया है तो तुरंत ऑपरेशन करके वो ब्लड क्लॉट निकाली जाएगी आपकी जान बचाने के लिए। उसके बाद ये एंजियोग्राफी वगैरह सब ऐसी केसेस में किया जाएगा। और फाइनल ऑपरेशन का लक्ष्य या मकसद ये होता है कि वो मैलफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में है उसको पूरी तरह से निकाला जाए, आजू बाजू के ब्रेन के महत्वपूर्ण हिस्सों को किसी किस्म की हानि ना निर्माण करते हुए। तो ये करने के लिए आजकल बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजीज़ हमारे विंस जैसे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। पहली टेक्नोलॉजी है न्यूरो नेविगेशन। इसमें आपकी CT एंजियोग्राफी का डेटा उस मशीन में डाला जाता है और ऑपरेशन के दरमियान सर्जन को आपके ये फीडिंग वेसल्स, मैलफॉर्मेशन, निकलने वाली उसमें से वेन्स, इसके बारे में डिटेल जानकारी ऑपरेशन के दौरान पता चलती रहती है और वो ऑपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से आजू बाजू के हिस्से के कोई नुकसान ना करते हुए कर सकते हैं। दूसरी जो टेक्नोलॉजी हम वापरते हैं उसको इंट्राऑपरेटिव न्यूरोफिजियोलॉजी बोलते हैं। इसमें आपके दिमाग के ऑपरेशन के ज़रिए महत्वपूर्ण कार्यों के फंक्शंस, नर्व्स के फंक्शंस नापे जाते हैं, जैसे कि मोटर कंट्रोल मतलब हाथ पैर हिलने का कंट्रोल, आँखों के केंद्र का कंट्रोल, बोलने का कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल्स के करंट्स ऑपरेशन के दौरान नापे जाते हैं और ऑपरेशन के दरमियान इन करंट्स को शाबूत रखते हुए वो मैलफॉर्मेशन को निकाला जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी वापरना बहुत ज़रूरी है। अब एक और टेक्निक है, इसको एम्बोलाइजेशन कहते हैं। ये एम्बोलाइजेशन क्या होता है? इसमें एक पाइप को आपके ग्रॉइन से दिमाग के मैलफॉर्मेशन तक ले जाते हैं और
उस मेलफॉर्मेशन को फीड करने वाली जो छोटी छोटी आर्टरीज़ है उसके अंदर एक अलग किस्म का ग्लू यानी कि गोंद कहा जाएगा भरा जाता है और उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। ये करते ही वो धीरे धीरे जैसे एक बंद करते जाएंगे, आपके मेलफॉर्मेशन का फ्लो कम होता जाएगा। एम्बोलाइजेशन अपने आप से एवी मेलफॉर्मेशन को बहुत ही रेयरली क्योर कर सकता है। एम्बोलाइजेशन अक्सर सर्जरी के पहले सर्जरी को आसान करने के लिए वापरा जाता है, जिसमें वो फ्लो कम करने के बाद एज ए सेकेंड स्टेज फॉलो ऑन एम्बोलाइजेशन के बाद सर्जरी की जाती है और वो मेलफॉर्मेशन पूरी तरीके से निकाला जाता है। एक और टेक्नोलॉजी जिनका वापर हम ऑपरेशन के दरमियान करते हैं उसका नाम है ICG एंजियोग्राफी, इंडोसायनिन ग्रीन एंजियोग्राफी। इसमें एक डाई, इंडोसायनिन नाम का डाई यहाँ से इंजेक्शन दिया जाता है ऑपरेशन के दरमियान, जो जाके सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप जिसमें ये फैसिलिटी ICG की अवेलेबल है, वो माइक्रोस्कोप से देखते हुए सर्जन को ऑपरेशन के दरमियान उस मेलफॉर्मेशन को फीड करने वाली जो आर्टरीज़ है और उसमें से खून बाहर ले जाने वाली जो नीला है, ये साफ साफ ऑपरेशन के दरमियान नज़र आती है। तो ये टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने आपको बोला, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जहाँ पर ये मेलफॉर्मेशन की सर्जरी करा रहे हैं वहाँ पर एम्बोलाइजेशन करने की सुविधा है, वहाँ नेविगेशन है, इंट्राऑपरेटिव न्यूरोफिजियोलॉजी है, वहाँ के सर्जन तजुर्बेकार है, ऐसे मेलफॉर्मेशन निकालने की उनको अनुभव है। ये अगर सारा हो तो वहाँ आप ये ऑपरेशन ज़रूर करवा सकते हैं। आपने आज मेरे इस एवी मेलफॉर्मेशन के वीडियो को देखा और सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।